चलेंगे ब्रदरन ऑफ प्योरिटी से बात करते हैं। ब्रदरन ऑफ प्योरिटी। हेलो हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा जी, क्या बात करेंगे? ये गोल्डन एज भाई से मुझे बड़ा इनका नाम इंटरेस्टिंग लगा। गोल्डन एज इस्लाम ने नाम रखा हुआ है। तो क्या ये क्या कोई इब्न रुश्द के फॉलोवर हैं? क्या सीन है? क्या किस किस मंतिक के ऊपर नाम रखा है ये, अगर ये हैं इधर? गोल्डन इस्लाम। यार गोल्डन एज इस्लाम नाम इसलिए रखा कि बहुत शौक है हम मुसलमानों को ये टाउट करने का और ये क्लेम करने का कि जी साइंस की तरक्की जो है वो इस्लाम की गोल्डन एज में हुई थी। और आज अच्छा। वेस्टर्न सारी तरक्की है वो मरहून मिन्नत है मुसलमानों की। तो उसके ऊपर आवाज आपकी बंद हो गई है। आवाज कट गई है। बोला, उसके ऊपर सार्केज्म है ये। उस हाँ गोल्डन हाँ, एज अच्छा अच्छा। हमें गोल्डन एज थी, उसके ऊपर सार्केज्म है। हम्म सही हम्म सही। अच्छा। चलें, ठीक है। ब्रदर ऑफ तो ब्यूटी और ये के बाद आपने फिर कंटिजेंसी आर्गुमेंट का नाम सुना है? चलें, आप कंटिजेंसी आर्गुमेंट हमें एक बार बता दें, अगर आप उसके अच्छा। ऊपर बात करना चाहते हैं। कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट जो है ना, बेसिकली ये इब्न सीना ने और स्पिनोजा और लाइबनिज वगैरह ने प्रेजेंट किया था। खुदा वगैरह को छोड़ें, कुरान, बाकी ये सिर्फ नेसेसरी एग्जिस्टेंस की जो एग्जिस्टेंस है, कम से कम उसको प्रूव करता है, बाकी बातें बाद में। ये कंटिजेंट बेसिकली वो होती हैं जो कि अपनी अपने एसेंस के अंदर, अपने ही अंदर, अपनी माहियत के अंदर, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, ना वो वजूद की तरफ माइल होती हैं, ना वो अदम की तरफ माइल होती हैं। मतलब ना वो अपने एसेंस के अंदर या अपने कंसेप्शन के अंदर जो एग्जिस्टेंस का प्रेडिकेट है उसे इसेंशियली रखती हैं, ना उसे इसेंशियली निगेट करती हैं। कुछ चीजें एग्जिस्टेंस के प्रेडिकेट को इसेंशियली निगेट करती हैं, जैसे वो इम्पॉसिबल होती हैं, जैसे स्क्वायर्ड सर्कल वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो है ना, अपने अंदर ही एग्जिस्टेंस के जो प्रेडिकेट है उसे रिपेल करती हैं। और कंसीवेबली ये चीज पॉसिबल है कि कोई चीज ऐसी हो जो कि अपनी कंसेप्शन के अंदर ही एग्जिस्टेंस के प्रेडिकेट को इंटेल करती हो। इसके अंदर भी कोई इम्पॉसिबल कंसेप्शन नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है। तो इसेंशियली जो भी चीज एग्जिस्ट करेगी ना, उसके लिए आप दो ही चीजें कह सकते हो, या तो ये अपने अंदर ही एग्जिस्टेंस का प्रेडिकेट रखती है, या ये एग्जिस्टेंस का प्रेडिकेट किसी एक्सटर्नल सोर्स से डिराइव करती है। अब रियलिटी के बारे में, क्योंकि ये बात तो हर बंदा मानता है कि एग्जिस्टेंस का प्रेडिकेट है, एग्जिस्टेंस है, वजूद है, तो इससे तो कोई इनकार ही नहीं है कि वजूद है। तो अब दो ही बातें हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि वजूद में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें जो वजूद रखती हैं, उनके लिए जो प्रेडिकेट है एग्जिस्टेंस का, वो डिराइव्ड है, उनकी कंसेप्शन का पार्ट नहीं है। अगर ऐसा है तो वजूद की जो अपनी कंसेप्शन होगी, उसके अंदर जो एग्जिस्टेंस का प्रेडिकेट होगा वो डिराइव्ड होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर वजूद इन इटसेल्फ, एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ, प्रेडिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस कहीं किसी एक्सटर्नल सोर्स से डिराइव कर रही होगी, यार तो जरा वो आसान सिर्फ एक जुबान ही में चीज से, बता देना, जरा आसान जुबान में बता देना। मतलब मुझे वजूद, समझ नहीं आ रही। जी जी, मुझे समझ नहीं आ वजूद रही। अपने अंदर लुब्बल से बाब ही किसी। बताएं। आसान जुबान में लुब्बल बाब बताएं कंटिजेंसी आर्गुमेंट। अच्छा, किधर से आपको समझ नहीं आया? मुझे कहीं से भी समझ नहीं आया। मुझे आसान जुबान में ये बता देंगे कंटिजेंसी आर्गुमेंट कहता क्या? कंटिजेंसी आर्गुमेंट बेसिकली ये कहता है कि दो तरह की चीजें हो सकती हैं। एक चीज वो हो सकती है जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, एक इस तरीके की चीज हो सकती है। दूसरी चीज वो हो सकती है जो सेल्फ कि अपनी सफिशिएंट से क्या एग्जिस्टेंस, मतलब है? सेल्फ सफिशिएंट से क्या मतलब है? वो अपने आप को ग्राउंड करती है, किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब किसी अच्छा, और चीज ऐसी चीज कोई की। चीज हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है? नहीं, मैं कहता हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करती नहीं, है या मैं नहीं, अभी आपसे ये, पूछ रहा हूँ कि अभी मैं सिर्फ ऐसी आपको कोई चीज। एक मोडालिटी। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे मुझे मोडालिटी आप बाद में समझाना, पहले मुझे ये समझाएं कि ऐसी कोई चीज जो कि सेल्फ कंटिजेंट है हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कर सकती है, अभी यार हम आप मोडालिटी की एक बात मिनट कर रहे एक हैं। मिनट एक मिनट, मैं एक मिनट, मोडालिटी, एक मिनट, यार एक एक मिनट। मिनट, एक ओ भाई मेरे एक मिनट, एक मिनट। आप जितनी टेक्निकल जार्गन थ्रो कर रहे हो ना, ठीक है, समझ गए हो, अभी जरा उस पर ब्रेक लगाओ। मुझे ये बताओ, क्योंकि जितनी आप बातें कर रहे हो ना, ये रिलेट कहाँ करती हैं रियलिटी से, हम इसको स्टैब्लिश करेंगे। हाँ, एक ठीक मिनट, है, एक मिनट। एक मिनट अब मैंने ठहर जाए, एक क्लेम, मिनट चुप करें, मेरी बात सुने गौर से, पहले बस जरा गौर से मेरी बात सुने। कंटिंजेंट या नेसेसरी बीइंग हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है? यस और नो? आपको कैसे पता यूनिवर्स एग्जिस्ट करता यार एक मिनट, मुझे ये, है? मैं ये आपसे ये नहीं मॉडल पूछ, कैटेगरी है ना भाई। ना ना चंदा मेरे, मुझे पता है मॉडल कैटेगरी का। एक मिनट,
अच्छा खिलाएंगे आप ना एक इतनी मिनट, खिलाएं। एक मिनट मॉडल कैटेगरी की निगेशन हो सकती है? भाई चुप कर जाओ, चुप करो एक मिनट। क्या ब्रेदरन निगेशन आप विगेशन कुछ नहीं हो सकती। एक मिनट, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि कंटिंजेंट बीइंग, एक नेसेसरी बीइंग इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है, ये आर्गुमेंट प्रूव करता है कि करता है एग्जिस्ट। अच्छा, आप उसका एविडेंस दे सकते हो मुझे कि कहाँ करता बिल्कुल, है? कहाँ करता है? ये अभी देने लगा हूँ आपको। मुझे ये जुबानी जमा खर्च नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं, एक मिनट, ऑब्जर्वेशनल एविडेंस एविडेंस से आपकी चाहिए। क्या मुराद है? आप सिर्फ एम्पिरिसिज्म को मुझे, मानते हैं? हाँ एक जी, मिनट, हम एम्पिरिसिज्म को ही मानते हैं, क्योंकि अच्छा एम्पिरिसिज्म के अलावा किसी ठीक हो चीज गया। को तो मानने का आप कोई फायदा नहीं रैशनलिस्ट है। ट्रुथ्स को नहीं मानते? रैशनलिस्ट ट्रूथ्स को मैं अभी आपको समझाऊंगा कि रैशनलिस्ट ट्रूथ्स क्या नहीं, होते हैं और क्या नहीं होते। आप एविडेंस को डिफाइन यार करें ना। एक मिनट, यार आप एक मिनट जरा चुप रहोगे ना तो आपको फिर बात समझ आएगी। आप समझ रहे हो कि आपको बहुत बड़ा तीर मारने लगे हो, आप कोई एक तीर नहीं मारने लगे। ए, ए, गो- सुनोगे तो अ, समझ आएगी, वैसे नहीं समझ आएगी। मैं एक सवाल मॉडर्न पूछ लूं? इस्लाम, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कह लो, वरना फिर मैं इनको समझाता हूँ पूछना कि चाह मेन रहा मसला है क्या है। हूं मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई, आपने काफी काफी लंबी गुफ्तगू की, ये प्लेटफॉर्म उतनी डिटेल का नहीं है, बट क्या आप कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे जाना चाह रहे हैं यहाँ से? नहीं नहीं, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है, ये कंटिजेंसी आर्गुमेंट है। अच्छा, तो आप क्या कहना क्या चाहते हैं, सादा उर्दू में बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस नेसेसरली एग्जिस्ट करता है, जरूरी है। अच्छा, फिर ये जमानी जमा खर्च है। बोलिए, आगे बोलिए। हाँ मैं बस ये साबित कर रहा हूँ, क्योंकि एथियस्टिक क्लेम ये है कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस जो है उसका एग्जिस्ट करना हाँ नेसेसरी है। चले ठीक है, अब हम बताते हैं आपको, ठीक है। अब बताएं। आपको बताते हैं कि आपके आपके लॉजिक में फ्लॉ क्या है। ओके। ठीक है जी। आप, मॉडर्न लॉजिक मैथमेटिक्स होती है या क्या होती है? मॉडल लॉजिक मैथमेटिक्स है, बिल्कुल, उसमें क्या मसला? मैथमेटिक्स है। अच्छा, तो मैथमेटिक्स की शॉर्टकमिंग्स पता है आपको? आप मुझे ये बताएं, मैथ चंदा नहीं बेसिक नहीं, एक मिनट एक मोडालिटी की। मिनट। यार आपको बेसिक बेसिक प्रॉब्लम का नहीं पता, इसलिए अब मैं आपको समझा के भेजूंगा, अब मुझे काटना नहीं, ठीक है ना? समझ गए हो? इधर आप जैसे 10 लोग पहले आ चुके हैं, जिनको, जो समझते हैं कि फिलॉसफी से पता नहीं कौन सा खुदा निकल आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फिलॉसफी की मुसीबत क्या है। मॉडर्न लॉजिक किसने इजाद की थी पता है? मॉडर्न लॉजिक किसने इजाद की थी भाई? मॉडल लॉजिक कब से चल रही है? इब्न सीना ने। वाह मेरे चांद, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये वही वाली मॉडल, बात, हर चीज को क्लेम डालना है कि जी मुसलमानों ने किया था। नहीं भाई नहीं आप नहीं, जो जाके काम फॉर्मल, पढ़ लें एक पीटर मिनट यार, एक एडमसन के, मिनट, क्यों ओ आप। भाई ओ छाड़ दे यार। मॉडर्न लॉजिक को पॉपुलराइज करने वाले 20वीं सेंचुरी के फिलोसफर्स हैं, जिनमें से एक कर्ट गोडेल है, ठीक है। कर्ट गोडेल का अगर आपने नाम नहीं सुना तो जरूर जाकर रिसर्च कीजिएगा, ठीक है। कर्ट गोडेल ने दिए थे 3 थ्योरम्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस, ठीक है। थ्योरम ऑफ इनकम्प्लीटनेस का एक आपको सिंपल सा लुब्बे लबाब हम बता देते हैं। अब आप अगर बीच में काटोगे नहीं तो सुनोगे तो फिर मैं आपको रखूंगा, वरना फिर मैं आपको नीचे बिठाए रखूंगा, ठीक है। समझ गए? काटना नहीं है मुझे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम की नेचर का नहीं पता, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नेचर है क्या इस प्रॉब्लम की, जिसमें आप हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। मसला ये है कि थ्योरम्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस ये कहते हैं कि किसी भी लॉजिकल सिस्टम को कंसिस्टेंट होने के लिए, कंसिस्टेंट होने के लिए, लॉजिकली कंसिस्टेंट होने के लिए इनकम्प्लीट होना पड़ता है। उसकी एक सिंपल सी बात है कि सिस्टम खुद कुछ ऐसे प्रेमिसेस पे बेस होता है जो कि सिस्टम कभी डिफाइन ही नहीं कर सकता, ठीक है। ये इनकम्प्लीटनेस मैथमेटिक्स पे भी अप्लाई होती है, और ये इनकम्प्लीटनेस फिलॉसफी पे भी अप्लाई होती है, और यही इनकम्प्लीटनेस साइंस या दुनिया में किसी भी बॉडी ऑफ नॉलेज लॉजिकल के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है जी। तो आपकी जो फिलॉसफी है ना, वो कुछ ऐसे प्रेमिसेस पे बेस है जो कि इन इट सेल्फ फिलॉसफी डिफाइन नहीं कर सकती। उसकी एक बहुत सी सिंपल सी वजह आपको बताता हूँ। आपका जो ये कॉन्टेंजेंसी का आर्गुमेंट है, ये खुद कोजैलिटी को ही टच करता है। और कोजैलिटी क्या है? आप ये समझते हो कि कोजैलिटी कुछ इंडिपेंडेंट है चीज, नहीं, कोजैलिटी इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। फिलोसफर्स ने ना एक मुगालता क्रिएट किया होगा कि फिलॉसफी जो है वो साइंस की माँ है। नहीं, फिलॉसफी साइंस की माँ नहीं है। क्यों नहीं? अब मैं आपको बताता हूँ। इसलिए नहीं है क्योंकि फिलॉसफी खुद कोजैलिटी को मानती है। और कोजैलिटी कहाँ से आई है? कोजैलिटी ऐसी नहीं है कि इंडिपेंडेंट को लॉजिकल स्फेयर था, वहां पे पहले कोजैलिटी पैदा हुई और फिर कोजैलिटी वहां से हमारे यूनिवर्स में परमिएट कर गई। नहीं, कोजैलिटी हमारे यूनिवर्स का एक फिजिकल प्रिंसिपल है, ठीक है जी। कॉज एंड इफेक्ट हमारे यूनिवर्स का एक फिजिकल प्रिंसिपल है, और कॉज एंड इफेक्ट को जब हम किसी चीज के ऊपर अप्लाई करते हैं लॉजिक के स्फेयर में भी,
तो आप ये समझते हो कि लॉजिक यूनिवर्स को सुपरसीड करती है और आप सिर्फ एम्पिरिसिज्म में बिलीव करते हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कॉज़ैलिटी खुद एम्पिरिसिज्म ने दी है। एम्पिरिसिज्म जो है बेसिकली वो इतनी बेसिक चीज है कि जानदार भी, आम जानदार भी उसको समझते हैं। एक शेर, एक चीता, एक कीड़ा मकोड़ा भी एम्पिरिसिज्म को समझता है। कैसे? कि वो कॉज एंड इफेक्ट को स्टैब्लिश कर सकता है कि ऊपर से एक पत्थर गिरा तो उसने अपना बचाव करना है। एक शेर की चिंगाड़ सुनी है एक जानदार ने, तो उसने छुपना है क्योंकि उसे पता है कि शेर आ गया मुझे खा जाएगा। कॉज़ैलिटी वो भी स्टैब्लिश कर सकता है। तो कॉज़ैलिटी क्या है? कॉज़ैलिटी अपने तौर पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कॉज़ैलिटी परमिएट कर रही है आपके लॉजिकल स्फीयर में। लॉजिक क्या है बेसिकली? हम फिलॉसफी पे तो बाद में जाएंगे, अभी हम लॉजिक की बात कर रहे हैं। लॉजिक के जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली दे आर, वो क्या हैं? वो खुद इन इटसेल्फ एक लैंग्वेज है, एक सिस्टम है, एक लॉजिकल सिस्टम। लॉजिकल सिस्टम की जब भी आप बात करेंगे आपके सामने कर्ट कोडैल आके खड़ा हो जाएगा। वो आपको बताने लगेगा कि भाई आपका लॉजिकल सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो फिर तो वो लॉजिकल ही नहीं है। अगर एक सिस्टम लॉजिकली कंसिस्टेंट है और वो इनकम्प्लीट है, वो कभी भी आपको नहीं बता सकता कि उसकी ग्रेटर एक्सटेंशन क्या हो सकती है। अब अगली बात, मैंने आपसे पूछा था कि इस यूनिवर्स में कोई नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट करता है, और आपने बड़ी ही धड़ल्ले से ये कह दिया कि हाँ यूनिवर्स में नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट करता है। तो मुझे अफसोस के साथ आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि यूनिवर्स में कोई नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम ये है कि नेसेसरी बीइंग किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता अपने एग्जिस्टेंस। तीसरी बात यह है कि हमने अभी ये एस्टैब्लिश कर लिया कि लॉजिक खुद जो है वो रियलिटी के ऊपर बेस करती है, क्योंकि रियलिटी से मुस्तार लिया हुआ है प्रिंसिपल कॉज़ैलिटी, ठीक है। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि लॉजिक रियलिटी को सुपरसीड करेगी तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो नहीं करेगी, ठीक है। ये अच्छा अब पॉइंट है आपका गालिब, बड़ा अच्छा कंप्लीट करें आप, सॉरी मैं इस पे बिल्ड करूंगा हाँ, थोड़ा। तो अब जो मेन चीज है वो क्या है? वो ये है कि क्या इस यूनिवर्स में कोई कंटिंजेंट बीइंग एग्जिस्ट करता है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब तक आप उस कंटिंजेंट बीइंग का हमें एविडेंस नहीं देंगे हम उसको मानेंगे नहीं, ठीक है। और अगर आप एविडेंस नहीं दे सकते तो हम ये मानते नहीं है कि यूनिवर्स में कोई कंटिंजेंट बीइंग एग्जिस्ट करता है। अब आप ये कहेंगे कि हाँ जी यूनिवर्स में तो नहीं करता, हाँ लॉजिकल स्फीयर में करता होगा, तो भाई फिर लॉजिकल स्फीयर को साबित करो कि इस यूनिवर्स से बाहर कोई लॉजिकल स्फीयर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि डीप प्रॉब्लम्स हैं फिलॉसफी के, जिनको आप मेटाफिजिक्स कह लें या जो कुछ भी कह लें। आप समझते हैं ये घिसे पीटे पुराने आर्गुमेंट्स आज साइंस के जमाने में भी चलेंगे, मगर अफसोस के साथ आपको मुझे बताना पड़ेगा आपको कि ये बिल्कुल भी नहीं चलते आज के इस दौर के अंदर, क्योंकि आपके थियस्ट का प्रॉब्लम ये है कि वो वही रटे रटाए आर्गुमेंट्स हमेशा लेके आते हैं और साइंस की प्योर अंडरस्टैंडिंग, इवन के मैथमेटिक्स या लॉजिक की प्योर अंडरस्टैंडिंग लैक करते हैं। इसलिए वो समझते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। और जिस तरह आप एक रटा रटाया आर्गुमेंट लेके मेरे सामने आ गए, इस तरह 10 भाई आप जैसे पहले आ चुके हैं इस चैनल के ऊपर, यही सारी बातें मेरे साथ करके जा चुके हैं, लोग सुन चुके हैं। आप नए आए हैं, लोग नए नहीं आए। ये बातें आपने जो अभी की हैं 10 बार हो चुकी पहले हमारे साथ, ठीक है। गोल्डन एज इस्लाम आपने कुछ कहना है? नहीं, मैं आई थिंक आपने वो वाली तो लॉजिकल रीजनिंग तो आपने बता दी। मैं भाई को सिर्फ यही रिकमेंड करूंगा कि देखें, फिलॉसफी हैड इट्स प्लेस इन टाइम, जब इंसान ने एम्पिरिकल एविडेंसेस और ऑब्जर्वेशनल बेस्ड साइंस का जो मैथमेटिकल मॉडल है या जिसको आप साइंटिफिक मेथड कहते हैं, उससे पहले ये होता था कि गुफ्तगू में लॉजिकल जुमले की कंस्ट्रक्शन, ग्रामर की कंस्ट्रक्शन, पहले वो रखा ये रखा, वो सारी बातें चलती नहीं। लेकिन अब इट हैज इट्स प्लेस, फिलॉसफी के कुछ जगह इट हैज इट्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ नॉलेज। लेकिन जो साइंस आज खड़ी है वो ऑब्जर्वेशन। बस मैं यही बात करूंगा कि मेरे भाई अच्छे आर्गुमेंट थे ये किसी जमाने में, अब आपको यू नीड टू प्रूव। सो जो गालिब ने एंडिंग कंक्लूड किया, तो मैं ये कहूंगा आप पढ़ें, फिलॉसफी भी पढ़ें, बट दूसरी साइंस की चीजों को भी समझने की कोशिश करें, एंड देन काइंड ऑफ ट्राई टू ब्रिज देम टुगेदर। चले ब्रदरन ऑफ प्योरिटी, आपने कुछ कहना है एंड पे तो कह दीजिए फिर हम जी जी शुक्रिया। अब आप दोनों ने बोला, मैं भी थोड़ा सा बस 2-4 मिनट मैं भी बोल लूँ जरा। देखें, आपने सबसे पहले गॉडल्स की थ्योरम की बात की। गॉडल्स थ्योरम से इनकम्प्लीटनेस ऑफ लॉजिकल सिस्टम्स फॉलो करती है, इनकम्प्लीटनेस या सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ लॉजिकल एक्सियम्स फॉलो नहीं करती, बल्कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन है सस्पेक्टेबिलिटी या ससेप्टेबिलिटी? सस्पेक्टेबिलिटी, अच्छा हाँ, ऑफ लॉजिकल अच्छा एक्सियम्स फॉलो नहीं करती गॉडल्स थ्योरम से, बल्कि गॉडल्स अच्छा, थ्योरम तो की जो फिर वो डेमोंस्ट्रेशन कहाँ से खुद है। कहाँ से एक आती मिनट, है? वो कहाँ से भाईजान आती है? वो आपने बात की है ना, एक मेरे मिनट प्यारे भाई, यार, आपने बात नहीं किया मेरे ना, अब मैं भाई, बात कर। आपने
आपने बहुत बड़ा इधर एक अब बात थ्रो कर दी है, ठीक है, तो फिर वो कहाँ से आती है ये बता दें, क्योंकि मैंने जो बात की थी मैंने ये कवर कर दिया था वो कहाँ से आती है, ठीक है, मैंने कवर कर दिया था, मैंने यहाँ पे ये बात कवर कर दी थी कि लॉजिकल सिस्टम्स के अंदर जो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने वाला प्रेमिस है वो कहाँ से आता है, मगर शायद आपको समझ नहीं। भाई मैंने कंसिस्टेंसी की बात ही नहीं की, आपने ये कहा है कि मॉडल आपको ये पता है कि कंसिस्टेंसी होती एक क्या है? मिनट भाई, बात खत्म, जुमला तो खत्म करने दें जरा। गोडल्स थ्योरम से इनकम्प्लीटनेस ऑफ लॉजिकल सिस्टम्स फॉलो करती है, सही है, ये तो मैंने बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि गोडल्स थ्योरम से जो लॉजिकल एक्सियोम्स हैं, जैसे LNC है, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, ये तो क्वेश्चन नहीं होते, ना गॉडल ने खुद क्वेश्चन किया, बल्कि डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ जो सिस्टम इटसेल्फ है इनकम्प्लीटनेस, वो इनके ऊपर बेस्ड है। ठीक हो गया? तो आप मैंने जब क्या जब इसके खिलाफ कोई बात कही है? मैंने इसके खिलाफ कोई बात कही है? नहीं, आप कह रहे हैं ना मॉडल लॉजिक, आप कह रहे हैं मॉडल लॉजिक को डिबंक कर दिया किसी तरीके से गोडल्स के सिस्टम ने, नहीं, क्योंकि गोडल का जो सिस्टम है वो इनकम्प्लीटनेस ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर बात करता है। मॉडल लॉजिक है जो कि बेस्ड है लॉजिकल एक्सियोम्स के ऊपर, लॉजिकल एक्सियोम्स तो गोडल बल्कि हर मैथमेटिशियन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसके बगैर ना आप साइंस कर सकते हो ना लॉजिक कर सकते हो। तो मुझे समझ नहीं आया आपका पॉइंट कैसे रेलिवेंट है मॉडल लॉजिक के खिलाफ। चलें ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बातें इसका मतलब है कि जो मैं समझ रहा था कि आपके ऊपर से गुजर गई हैं, आई एम सॉरी टू से, वो बात बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि लॉजिक एक एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जो कंसिस्टेंट है मगर इनकम्प्लीट है, ठीक है। हर इनकम्प्लीट सिस्टम में कुछ प्रेमिसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ गिवन होते हैं। शायद आपने इस बात को, मैं समझ रहा था कि आपको पता होगा, शायद नहीं पता, या शायद आपको वाकई पता है मगर आप इस एंगल से देख नहीं रहे, कि हर लॉजिकल सिस्टम के अंदर कुछ प्रेमिसेस ऐसे होते हैं जो गिवन होते हैं, जो सिस्टम के अंदर रहते हुए खुद प्रूव नहीं किए जा सकते। जी ठीक बिल्कुल, है जी, मैंने बिल्कुल। आपको ये बात कही थी। जी मैं और एक्सेप्ट करता मैंने हूँ, एक लेकिन मिनट एक मिनट एक इससे मिनट कुछ साबित हो, हाँ, इससे बहुत कुछ साबित होता है, साबित पहले ही हो गया था मगर आपने गौर नहीं किया उस पर। वो क्या साबित हुआ था कि कोजैलिटी, जो कि लॉजिक का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर टोटल फिलॉसफी खड़ी है, मेटाफिजिक्स खड़ी है, जिसकी बेस के ऊपर लोग बैठ के मल्टीवर्स के जो है ना वो एक्सियम्स और थ्योरम्स बना रहे हैं, ठीक है, कोजैलिटी की बेस के ऊपर, समझ गए? पूरी साइंस कोजैलिटी पे बेस करती है। वो कोजैलिटी जो है वो फिजिकल वर्ल्ड का एक प्रिंसिपल है, जिसे ऑब्जर्व करने के बाद आपने अपनी मैथमेटिकल लॉजिक में, मॉडल लॉजिक समझ लें, जो मर्जी लॉजिक समझ लें, डिडक्टिव नॉन डिडक्टिव जितनी मर्जी लॉजिक समझ लें, आपने उसके अंदर लगाया, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हैं कि रियलिटी आपके बताए हुए कंटिंजेंसी के आर्गुमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका जो कंटिंजेंसी का आर्गुमेंट है वो लॉजिकल आर्गुमेंट है, और लॉजिक इटसेल्फ खुद रियलिटी पे डिपेंडेंट है। रियलिटी की बेटी है लॉजिक, लॉजिक की बेटी रियलिटी नहीं है। ये बात मैं आपको समझा रहा था सिर्फ और सिर्फ, जो कि शायद आपको समझ नहीं आई, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, शुरू में एक लफ्ज बता दिया था कि आपके लॉजिकल आर्गुमेंट, कंटिंजेंसी आर्गुमेंट, या आपके जो है जितने भी आर्गुमेंट हैं, मॉडल लॉजिक से कर्ट गोडेल का अपना जो है प्रूफ ऑफ गॉड उसने दिया हुआ है, ये जितने भी थे, ये जितने भी हैं, ये लॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं, और लॉजिक खुद रियलिटी की बेटी है। इसलिए लॉजिक अगर एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, एक कंसिस्टेंट सिस्टम है, इनकम्प्लीट सिस्टम है, खुद रियलिटी से एक प्रिंसिपल बोरो करके अपने आप को कंप्लीट कर रही है, तो वो कैसे ये कह सकती है कि वो रियलिटी को कंप्लीटली डिफाइन अच्छा, कर वैसे सकती है? बाय द वे इसलिए आपके जितने भी लॉजिकल फार्मूलाज होते हैं, जितने भी ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ दिए हुए हैं, ये इस तरह की जितनी भी चीजें दी हैं, ये इनसे रियलिटी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी लैंग्वेज की डोमेन में इनको 2+2=4 कर रहे हैं, अगली बात कोई नहीं है। मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी है कि हर मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें इक्वल टू लग जाता है वो ट्रू होती है, मगर जब तक वो इक्वेशन किसी फिजिकल रियलिटी को शो नहीं करती, उसका मीनिंग जीरो होता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, E=mc² जो है वो क्या है, वो एक मैथमेटिकली ट्रू इक्वेशन है, ठीक है, मगर जब तक आप उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो कि c है पुट नहीं करते,
इट डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। उसकी कोई वो कुछ है ही नहीं। जब आप सी पुट करते हैं, जब आप इसे कनेक्ट करते हैं रियलिटी से, तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर्ड मींस समथिंग। विदाउट, अगर हम सी की वैल्यू, लाइट की स्पीड की वैल्यू ना लें यूनिवर्स से, इट मींस नथिंग एट ऑल। यही वो कनेक्शन है जो कि आपका जो ये कंटिंजेंसी आर्गुमेंट है, मुझे बताएं कि आप कहां से कोई ऐसी चीज लेके आएंगे जो इसे रियलिटी से कनेक्ट करेगी। कुछ है ही नहीं है। करें तो मेरे फिर भाई बात है ना। दूसरा हाँ, तो ये कि आपने इब्न सीना की बड़ी आप बात कर रहे हैं, तो आपने शायद फिर गजाली की किताब इनकॉन्ग्रुएंस ऑफ द फिलोसफर भी पढ़नी चाहिए आपको, उसमें पढ़ी उन्होंने हुई है भाई, पूरी पढ़ी है। तो फिर तो अगर उसी को आप पूरा पढ़ेंगे तो आप जो पढ़ रहे हैं वैसे तो वो हराम है, क्योंकि बंद कर दी गई थी ओ फिलोसफी भाई, पढ़ना। गजाली को तो हम समझते नहीं कुछ। अच्छा, वाह। गजाली हम इब्न सीना को मानते हैं, गजाली कुछ भी नहीं था। चलें, गजाली कुछ भी इब्न नहीं था सीना भी तो फिर तो नहीं तो गजाली ने तो तहाफुतुल फिलासफा लिखी है, अब होंगे उसने आर्गुमेंट्स दिए, गजाली को हम नहीं मानते। चलें, आप नहीं मानते, चलें, दैट्स अच्छी फाइन। बात है, नहीं मानते, मगर खैर, मॉडर्न फिलॉसफी मैं पढ़ें, एक बात ये करना उस चाहता वक्त के इसमें। फिलोसफरों में ना गुजरे। वरना जी तो जी, वो नहीं हम भाई इधर मॉडर्न उसको भी पढ़ते हैं, हम सब्जेक्ट्स। साइंस भी पढ़ते हैं साथ। जी जी, तो आप क्या आप इस्लामिक बिलीफ रखते हैं या कोई और किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं? मैं सबको पढ़ता हूँ, मैं नेसेसिटेरियन थियस्ट हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो चलें, गया। ठीक मैं है। सब्सटेंशिया निगरा, आपने स्पिनोजा, कोई बात प्लेटो, करनी है प्लोटाइनस, इस इब्न भाई को? सीना। हम आगे जाएंगे, 4:45 अच्छा, घंटे हो मैं गए। एक बात सब्सटेंशिया करना निगरा। चाहता, बस उससे पहले खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, कोई भी सिस्टम अगर इनकम्प्लीट भी हो, मैं थोड़ी सी बस एक बात करना चाहता, इसके अंदर कोई भी इनकम्प्लीटनेस हो, जो भी हो, उससे कभी भी एक्सियोम्स जो है ना मैथ्स के, जो 3 एक्सियोम्स है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, ऑफ लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मेटल, ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। और ये इतने बेसिक हैं कि इनके ऊपर यार उनकी आप ये बात, कंप्यूट ओ मेरे एक मिनट भाई, चांद, एक मिनट यार, उनकी मैं जाने बात लगूं यार कौन बस। कर रहा है? नहीं नहीं, एक मिनट, उनकी बात कौन कर रहा है यार? आप बार बार बीच में उनको खामखा नहीं ला नहीं, रहे हो। मुझे उनकी बात नहीं कर बात रहे खत्म हम। तो करने दें यार, एक मिनट में आगे, मैं ये पॉइंट नहीं, अगला पॉइंट है जो कहने जा रहा हूँ, वो ये है कि रियलिटी के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, वो ना प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन को वायलेट करेंगी, ना प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल को वायलेट करेंगी, ना लॉ ऑफ अरे अरे आइडेंटिटी को वायलेट करेंगी। हाय हाय ठीक हो हाय। गया। और इसीलिए मुझे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इतने अच्छे लगते हैं कि वो बेचारे ये सोचते हैं कि रियलिटी की कोई वैल्यू नहीं है, बस मैथमेटिक्स ही सब कुछ है। नहीं, क्या क्या ऐसी चीज हो सकती है जो हो भी और ना भी हो? चंदा, इस बात का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है जो आप कर यही रहे है हो। आप प्रिंसिपल कुछ ऑफ और नॉन कलाबाजियां लगा, कॉन्ट्रडिक्शन, क्या नहीं है? नहीं, यही तो है। मैं जो आपको पीछे बात सारी समझा के आया हूँ, वो आपको यहाँ तो समझ नहीं आई, यहाँ आपको समझ आ गई और आप जानबूझ के उसे डॉज कर रहे भाई मुझे समझ भी आ गई है, और हो। वो बात इधर नहीं बैठती। आप वही तो आप बात बैठती है, आपको लॉजिक नहीं नहीं समझ बैठती आई। भाई, जनाब नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? जब आपको मैं मैंने ये आपको समझा बताता हूँ ना, दिया क्योंकि कि देखें देखें, एक मिनट एक्सियोम्स, यार, यार एक्सियोम छोड़ दो यार, ये दाल मैं 10 बार पका चुका हूँ यहाँ पे। सब्सटेंशिया निगरा, आपने कोई बात करनी है तो जी कर जी दीजिए, फिर हम आगे जी जाएं। जी गालिब, 4:45 घंटे हो गए। थैंक यू फॉर टेकिंग मी। और दूसरा ये कि इन भाई को भी रखें स्ट्रीम में, क्योंकि स्टेटिस्टिकली ऐसा होता है कि जब लोग स्ट्रीम छोड़ते हैं तो उसके बाद वो फिर सुनते नहीं है। तो सबसे पहले गालिब, आपका क्या हाल है? मैं ठीक सर, आप सुनाएं। अच्छा, गोल्डन एज इस्लाम, हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. And brethren of purity, thank you for joining the channel. अच्छा किया कि आपने ये चैनल पे स्ट्रीम पे ज्वाइन किया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। जो मैं अभी कहूँगा वो एक किस्म की रेपिटेशन होगी गालिब के साथ, लेकिन क्योंकि आपने ये क्वेश्चन सामने रखा है, कंटिजेंसी आर्गुमेंट सामने रखा है, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए थोड़ी सी रेपिटेशन जो है उसकी मैं लिबर्टी लेता हूँ चीजें कुछ रिपीट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले थोड़ी सी हमें क्लैरिटी चाहिए है कंटिजेंसी आर्गुमेंट को समझने के लिए। कंटिजेंट का क्या मतलब होता है? कंटिजेंट का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है कंडीशनड अपॉन समथिंग। ठीक है, तो नहीं, नॉट नेसेसरली ये मतलब नहीं है। यार कंटिजेंट यही का मतलब है यार। एक मिनट, नहीं अब नहीं 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 डेफिनेशन तो नहीं ना बदलो मेरे भाई, छोड़ भाई, दो नहीं यार। नहीं, मॉडर्न यार एक मिनट, आप सर बात करें। नहीं, अगर आपको कंटिजेंट का मतलब है कंडीशनड अपॉन समथिंग, अभी उसको मैं वो आप समझिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसी किताब का सफ़ा है। हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब अगले सफ़े पर आ रहा हो। तो बोले जी जी, तो कंटिजेंट का मानी जो है
वो है कंटिंजेंट अपॉन समथिंग। जब आप ये कहते हैं कि वो ये कि वो कंडीशनड अपॉन समथिंग है। इसमें वो जो जिस जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है या किसी नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, उसमें उसकी माहियत के बारे में भी बात हो सकती है वो, और उसकी अकरेंस के बारे में भी बात हो सकती है। यानी उसकी माहियत जो है अपने अंदर वो कहीं से जो अज्जाए तरकीबी है वो मुस्तार ले रही है कहीं से, या कि अपने अंदर क्या कहते हैं उसकी माहियत है, या उस अज्जाए तरकीबी के जो 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 अरेंजमेंट है उसमें तब्दीली आने के लिए कोई उसको एक्सटर्नल कंडीशन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप पूरी दयानत से हिसाब लगाएंगे तो कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट एट द एंड ऑफ द डे उसके डांडे कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ जाकर ही मिलते हैं। नहीं ये नहीं भाई, हम ये कोशिश वाला प्रेजेंट ही नहीं कर रहे, ये तो अभी आपने कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ही प्रेजेंट अब कर दिया दोबारा। सुनिए तो सही ना, सुनिए बात नहीं, ये है मुकम्मल ही होने नहीं वो दीजिए। कंटिजेंसी आर्गुमेंट। आपने बात किया है कि भी कंटिंजेंसी, जो कंटिंजेंट बीइंग है वो या तो खुद एग्जिस्ट कर सकता है। आपने एक डाइकोटमी क्रिएट की कि या तो एक कंटिंजेंट बीइंग है जो कि अपनी एग्जिस्टेंस किसी और ऑब्जेक्ट से ले रहा है, हाँ, ठीक है, और क्लासिकल कंटिंजेंसी ठीक आर्गुमेंट। है, और एक हाँ, नॉन कंटिंजेंट बीइंग है जो कि अपनी एग्जिस्टेंस किसी और ऑब्जेक्ट से नहीं ले रहा है। ये लफ्जों का खेल है मेरे भाई। आप जब ये हाँ, कहना कि वो अपनी एग्जिस्टेंस किसी और एंटिटी से ले रहा है, इसका यही मतलब है कि वो एंटिटी उसकी एग्जिस्टेंस के लिए प्री कंडीशन है और उसी को हम कॉज कहते हैं। ये जो आप लफ्जों का खेल, जाहिरी बात नहीं, है ये कि भी नेसेसरी नहीं है कि हर कंडीशन कॉज हो। हिस्टोरिकली यानी वो कंट्रीब्यूटिंग कॉज होती है। अगर वो एक नेसेसरी कंडीशन है, वो शायद सफिशिएंट कंडीशन ना हो, वो आपके मगर अकाउंट ऑफ कॉजेशन पे डिपेंड करता है। वो जो सारी जो सारी नेसेसरी कंडीशंस है, दे टुगेदर आर कलेक्टिवली कॉजिंग समथिंग। ठीक है, अभी आप इस पर आए। जो ये असल बात तो आगे आ रही है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ कि तारीख में जो थोड़ी सी जाहिरी बात है कि जब किसी ने कोई अपना जिस तरह आपको पेपर भी लिखते हैं या आइडिया भी पेश करते हैं, तो आपको पहले ये एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि जो आप बात कर रहे हैं वो एक नॉवल आइडिया है या उस आइडिया के साथ उसके ओवरलैप नहीं है। तो जो कंटिंजेंसी आर्गुमेंट का जो आइडिया है उसका कॉजेलिटी और कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के साथ अगर आप पूरी दयानत से अंदाजा करेंगे, और अभी जरूरी नहीं है, मैं आपको ऑन द स्पॉट बिल्कुल नहीं पेश करना चाहता, और मैं इससे वाकिफ हूँ कि आप एक स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रेदरन ऑफ प्योरिटी। ये मैं आपको ऑन द स्पॉट नहीं पेश कर रहा, मैं इस बहस से वाकिफ हूँ जो आप सामने लेकर आ रहे हैं। खैर, पॉइंट ये है कि ये कि असल जो मसला है इस आर्गुमेंट में, कंटिंजेंसी आर्गुमेंट की जो बेसिक मसला है वो क्या है? वो मसला ये है कि जो इसके लिए आपको कॉजेलिटी को समझना पड़ेगा। जिस तरीके से गालिब ने पहले कॉजेलिटी की बात की है, उसको पहले मैं एक और अल्फाज में, एक और अंदाज में पेश करता हूँ, और हमारी गालिब के साथ अक्सर इन मौज़ूआत पर बात रहती है। वो ये है कि जो कॉजेलिटी का भी जो प्रिंसिपल है कि चीजों के होने के लिए या किसी चीज के होने के लिए उसको कोई कॉज या कंडीशन चाहिए या प्रायर कंडीशन चाहिए है, ये प्रिंसिपल हम यूनिवर्स की एक प्रॉपर्टी है जिसको जो हम इन्फर करते हैं यूनिवर्स के लॉज से। ठीक है, यानी जब हम ये कहते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, फंडामेंटल फोर्स की फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, और उस फील्ड में अगेंस्ट द पोटेंशियल चीजों में तब्दीली लाने के लिए आपको कोई कॉज चाहिए है या कोई एजेंसी चाहिए है। हम उन प्रिंसिपल से, उन लॉ से ये कॉजेलिटी का प्रिंसिपल इन्फर करते हैं, और ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स उस यूनिवर्स में इवॉल्व हुए हैं, तो हमारा ब्रेन भी किसी हद तक इवॉल्व हुआ है उस प्रिंसिपल को मिरर करने हाँ, के लिए। अब पॉइंट ये है कि जब इन द एब्सेंस ऑफ दोज लॉज जो कि जिनसे कॉजेलिटी हम इन्फर करते हैं, जब फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं एग्जिस्ट करते, जब फंडामेंटल फोर्स फील्ड्स नहीं एग्जिस्ट करती, जब कोई अपोजिंग फोर्सेस नहीं है जिनके अगेंस्ट मूव करने के लिए आपको एजेंसी चाहिए, तो कॉजेलिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो उस स्टेट में आपको चीजों के होने के लिए कॉजेस चाहिए नहीं है। आप इस बात को तो देयरफॉर ये कहना कि आपको ये हमेशा ही कॉज चाहिएगा, यानी कॉज की रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहेगी या कंटिंजेंसी हमेशा ही रहेगी, ये बात हम
ये एक बहुत बड़ी लीप है। दरअसल हमें आपकी क्लासिकल लॉजिक हम मॉडर्न डे टाइम में नहीं आती। आपकी क्लासिकल लॉजिक भी चीख के ये बता रही है हमें कि जब लॉज ऑफ फिजिक्स हैं तो कॉजेलिटी है। कॉज़ैलिटी है। कॉजेलिटी लॉज ऑफ फिजिक्स और यूनिवर्स को प्रिसीड नहीं करती। तो जब कॉजेलिटी लॉज ऑफ फिजिक्स और यूनिवर्स को प्रिसीड नहीं करती तो यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस में आने के लिए कोई कॉज चाहिए नहीं है, क्योंकि कॉजेलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इल्लत तो मालूल का कानून ही नहीं उसका वजूद ही नहीं है। एक पहली बात ये। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मसला ये है कि हमारा ब्रेन चूंकि इस कॉजल वर्ल्ड में इवॉल्व हुआ है, तो हम हर चीज में डाइकोटमी और बाइनरीनेस तलाश करते हैं, बाइनरी चीज तलाश करते हैं। ये जो हमने कह दिया कि या तो एक बीइंग कंटिंजेंट होगा कंटिंजेंट और है या दूसरा नहीं होगा। नेसेसरी है। हाँ, ये दरअसल ये भी बाइनरी है। ये हमारा बायस है ह्यूमन माइंड का। हमारी लॉजिक जो है, जो हमारा ह्यूमन माइंड और ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व किया है, उसकी कुछ बातें ठीक होती हैं, कुछ बातें गलत होती हैं। हमारी डीप इंट्यूशंस कुछ ठीक होती हैं, कुछ गलत होती हैं। वो बड़ी अच्छा सोर्स है, हमारी डीप इंट्यूशंस बड़ा अच्छा सोर्स है नए आइडियाज को जनरेट करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे लेकिन उन आइडियाज को हम एक्सेप्ट तभी करेंगे जब वो रियलिटी के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है जी, हाँ, यानी और लॉजिकली उनका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होगा। तो ये कह देना जो इसकी जो बिल्कुल जो रूट ये कह देना कि अच्छा या तो कोई कंटिंजेंट बीइंग होगा, दो ही या नहीं पॉसिबिलिटीज है, या नॉन कंटिंजेंट बीइंग होगा। यहीं पर मसला है। सबसे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट में ही मसला है कि हम ये कह ही नहीं सकते कि कोई नॉन कंटिंजेंट बीइंग होगा, क्योंकि हमारे पास नॉन कंटिंजेंट बीइंग की ऑब्जर्वेशन का सैंपल डेटा सेट इज जीरो इन दिस यूनिवर्स। हमने कभी कोई नॉन कंटिंजेंट बीइंग देखा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। सेकेंडली एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस एक दूसरे की जिद नहीं है, डुअलिटी यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो सकती। ये आपने और मैंने बात कई बार पहले डिस्कस की हुई है। जी उसको हम एलेबोरेट कर लेंगे, लेकिन इसको भी जरा लेके मैं आएंगे। सिर्फ ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए कि कंटिंजेंसी आर्गुमेंट के अंदर बेसिक जो डेफिशिएंसी है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका स्टार्टिंग प्रेमिस है। ये कह देना कि या तो बीइंग्स या तो कंटिंजेंट हो सकती हैं, नॉन कंटिंजेंट हो सकती हैं, यहीं पर एक लीप है, यहीं पर बात रुक जाती है, गाड़ी आगे चलती नहीं है। तो मैं I'll stop over here. Thank you. आई थिंक सब्सटेंशिया ने पहली दफा इनके साथ एक इन पे कॉल पे बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अब उनकी एक लेटर पार्ट में जहाँ पे ह्यूमन इंट्यूशन को यूज किया, एक नॉट अ वेरी डायरेक्ट टॉपिक बट कि जी ह्यूमन इंट्यूशन हमें बाइनरी, जो हमारी एवोल्यूशन हुई है तो हम हमेशा चीज़ों को बाइनरी देखते आए हैं। नाउ व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड हमें नजर आ रहा है कि दुनिया बाइनरी नहीं है बहुत सारी चीज़ों में। इस साल का नोबेल पीस प्राइज पीस प्राइज कह रहा हूँ, फिजिक्स का प्राइज मेरे भाई को वो क्वांटम एंटेंगलमेंट के काम के ऊपर जो है वो गया। अगर आप उसको देखेंगे तो वहां तो कंप्लीट फेलियर आ जाता है कि अगर एक पार्टिकल एक यूनिवर्स में यहाँ एक जगह मौजूद है और एक और दूसरी जगह मौजूद है, जब आप इधर वाले को ऑब्जर्व करेंगे तो वो दूसरे वाला भी एक सर्टेन वे में बिहेव करेगा। तो फिजिकल वर्ल्ड तो सिंपल, और इस पे नोबेल प्राइज आ चुका है। फिजिकल वर्ल्ड इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड नॉन इंटुइटिव देन व्हेन वी थॉट। जो इसकी एक सिंपल एग्जांपल मेरे ख्याल से इस साल का नोबेल प्राइज है क्वांटम एंटेंगलमेंट के ऊपर। और दो से ज्यादा पार्टिकल्स को भी एंटेंगल नहीं, सॉरी एक सेकंड, आपको मैं आखिरी बात करने का मौका देता हूँ। पहले सुपर चैट देख लूं क्योंकि लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत भेजी हैं। ट्विटर ट्रुथ शुक्रिया आपका सुपर चैट का, थैंक यू। आगे चले तीनों। वरुण ने कहा गोल्डन एज का फिर बुक्स को अरेबिक में ट्रांसलेट किया। हाँ एग्जैक्टली ये तो बात है। गोल्डन एज इस्लाम में यही हुआ था कि काफिरों की किताबों को मुतज़िला ने और दारुल इल्म के अंदर बहुत सी किताबों को जो कि ग्रीक नॉलेज था, पुराना लैटिन नॉलेज था, उसे ट्रांसलेट किया गया था। शुक्रिया वरुण आपका, थैंक यू, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं। वरुण ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह गोडेल लाइक जीसस वाज अ मुस्लिम। वेल हाँ जी, गोडेल जो था वो बेसिकली ही वाज अ काफिर, ठीक है, ही वाज नॉट अ मुस्लिम नॉट अ क्रिश्चियन। अच्छा आगे चलें, क्रिश्चियंस ने बहुत यूज किया उसको। अच्छा, बी हैप्पी सीम्स लाइक कंजूसी एट इट्स बेस्ट, कम ऑन गाइस। बी हैप्पी ने सुपर चैट भेजा। हाँ जी दोस्तों, देखें बी हैप्पी आपको कह रहे हैं कंजूसी ना करें। थैंक यू बी हैप्पी आपका, अच्छा लोगों को रिमाइंड कराने के लिए। आगे चलते जाएं तीनों। और वरुण ने कहा गालिब आपने इस चांद को यहाँ नहीं बताया है कि मैथमेटिक्स को स्ट्रिंग थ्योरी का भी वर्कआउट हो जाता है जिसका आज तक कोई एम्पिरिकल प्रूफ नहीं। हाँ मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि स्ट्रिंग थ्योरी मैथमेटिकली 100%
विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ मैथमेटिक्स ट्रू है, बट जब तक वो रियलिटी की किसी फेसेट को डिफाइन नहीं करती, इस वैल्यू इज जीरो। वो दुनिया का ऑलमोस्ट कहा जाता है कि सबसे ब्यूटीफुल मैथमेटिकल फ्रेमवर्क स्ट्रिंग थ्योरी प्रोवाइड करती है फिजिक्स के लिए, बट सॉरी टू से कि अभी तक उसे किसी भी तरह से रियलिटी से रिलेट नहीं किया जा सका, इसलिए इट मींस नथिंग एट ऑल। ठीक है, और फिलॉसफी का जो स्टेटस है ना वो स्ट्रिंग थ्योरी से बहुत पीछे है बहुत से सेंसेस में। ठीक है, चलें आगे वरुण, आगे चलें। ठीक है, थैंक यू वरुण सुपर चैट के लिए। और क्लिफर्ड साइलस ने एक सुपर स्टिकर भेजा, शुक्रिया क्लिफर्ड आपका। मेरे ख्याल है यही आखिरी था। अच्छा जी, ब्रदर ऑफ प्योरिटी, आप जो कुछ एंड पे कहना चाह रहे हैं वो कह दीजिए, फिर हम आगे चले जाएंगे। ओके, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ एक छोटी सी बात ही है बस, कि ये जो बाइनरी की बात कर रहे थे ना, बाइनरी जब आप पी और नॉट पी की बात कर रहे हो ना, ये टोटोलॉजिकल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो या तो पी सच है या नॉट पी सच है। यही तो लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन है ना, दोनों एक साथ सच हो सकते हैं, ना ये हो सकता है कि उनमें से कोई भी सच ना हो। तो पी और नॉट पी में से एक का सच होना जो है वो लाजिम है। ये बाइनरी थिंकिंग नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन है, इसकी वायलेशन पॉसिबल नहीं है। जब वो क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे थे, इसके ऊपर थॉमस डेवनपोर्ट है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट हैं, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। उन्होंने एक पूरी वीडियो भी बनाई है, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, उनका रिसर्च पेपर भी है कि कैसे जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन या प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन को वायलेट नहीं करती। क्वांटम एंटेंगलमेंट वगैरह कुछ भी जो 3 डोमिनेंट इंटरप्रिटेशंस हैं या 3 पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस है क्वांटम मैकेनिक्स की, उन तीनों में से किसी में भी लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो वायलेट नहीं होता। आखिरी बात चलें, ये आपकी जो बात हो गई। आखिरी बात बस, जो आप कह रहे थे स्ट्रिंग थ्योरी की, देखें जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो मैथमेटिकल मॉडल है। वो बेशक उसकी उसमें आप 100% सही है कि मैथमेटिकल मॉडल जो होता है उसे रियलिटी के साथ कंसाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो मॉडलिंग है, वो टोटोलॉजिकल नैरेटिव से नहीं निकला। हम जो बात कर रहे हैं, जो कंटिजेंसी आर्गुमेंट है, वो पहली बात कॉजालिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, मोडालिटी के ऊपर बेस्ड है। मोडालिटी क्या होती है, आपके पास अरे पॉसिबल अरे, वर्ल्ड्स होते हैं कि आया ये चीज इस वाह वाह पॉसिबल वाह। वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो फिर उसके बाद ये, और ये बर्टन रसल वगैरह से भी ये डिबेट, अभी ग्राहम ओपी जो है सबसे बड़े एथियस्ट है, उनके साथ मेरी इस बात पे अच्छी खासी बहस हुई है। आप चाहें तो मैं आपको उस पर भी दिखा सकता हूँ। बात ये, वो भी मानते हैं, बल्कि वो भी नेसेसरी चले ठीक है, सही है, ठीक है, आपकी बात हो गई, बात सही है। ठीक है, वो भी, हाँ, वो भी नेसेसरी एग्जिस्टेंस को मानते हैं, क्योंकि अगर आप नेसेसरी एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, फिर एक आपको मिनट, ये पॉजिट करना पड़ेगा कि जितनी भी चीजें चंदा हैं मेरे, जो अभी ये बातें एग्जिस्टेंट, फिर रिपीट करी जा रहे हो ना, फिर रिपीट जी करी नहीं, जा मैं रहे बस जा रहा हूँ, जितनी, मैं बस आखिरी सेंटेंस है, जितनी भी चीजें हैं जो एग्जिस्टेंस में हैं वो अपने अंदर वजूद नहीं रखती, बल्कि उनके पास जो प्रेडिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस है वो डिराइव्ड है। लेकिन किधर से डिराइव्ड है ये आप कह ही नहीं सकेंगे, आप कहेंगे अच्छा नॉन चले, एग्जिस्टेंस से एक डिराइव्ड है, सवाल का क्योंकि वो जवाब देते कॉन्ट्रडिक्शन जाना, एक होगी। सवाल का जवाब चलें, देते जाना, एक मिनट, एक सवाल का जवाब देते ओके जाना। ओके, दे दे। क्या एग्जिस्टेंस जो है वो नेसेसरी बीइंग पे कंटिजेंट है या नेसेसरी बीइंग एग्जिस्टेंस पे कंटिजेंट है, ये बता दो बस। एग्जिस्टेंस नेसेसरी है? नहीं, क्या नेसेसरी बीइंग एग्जिस्टेंस पे कंटिजेंट है या एग्जिस्टेंस नेसेसरी बीइंग पे कंटिजेंट एग्जिस्टेंस नेसेसरी बीइंग है भाई। है? तो बस फिर तो आपके गॉड को गाड़ गया खूह खाते में। क्यों? आपने क्या किया? यही तो अब लॉजिकल फैलेसी है जो आप खेल रहे हो, कि जहां पे दो चीजें कंट्राडिक्ट करेंगी आप उनको ज्वाइन कर देंगे। यही तो आपने किया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यही बात है भाई। ये जो हम बात कर रहे थे ना नॉन ड्यूअलिटी की, आपने ग्राम ओपी का नाम लेके यहाँ पे छलांग लगा दी। मगर ये बात याद रखना कि ये जाके ग्राम ओपी से भी दोबारा पूछ लेना। ग्राम ओपी को मैंने भी पढ़ा है, 1 से ज्यादा बुक्स उसकी पढ़ी है, ठीक है। और मैं किसी भी फिलोसफर की पूरी बातों को बाय नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं साइंस को बाय करता हूँ, पहली तो बात है, ठीक है। दूसरी बात ये है, जो समझने वाली बात है, कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस डुअलिटी जो बात की थी ना सब्सटेंशिया निग्रा ने, वो आपके यहां से गुजर गई, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स के मार रहे हो, शायद रट्टे, मुझे ऐसे लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सी बात है, नॉन एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस दोनों एक दूसरे की जिद नहीं है। क्यों? इसकी एक सिंपल सी बेसिक बात है। अगर आप मेटाफिजिक्स में भी चले जाएं तो आपने पता नहीं ये कभी डेफिनेशन ऑफ नथिंगनेस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। नथिंगनेस वो नहीं है जहां पे कुछ एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। नथिंगनेस वो है जहां पे लॉजिक भी फिलॉसफी के मुताबिक एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। नथिंग, ट्रू नथिंगनेस वो है जिसके अंदर गॉड भी कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। ये है एक्चुअल नथिंगनेस। क्योंकि आप थियस्ट लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप डेफिनेशंस को मोल्ड करते हो, इसलिए आपकी इन आर्ग्यूमेंट्स का कोई मतलब नहीं होता।
दे आर बेसिकली यूजलेस रबिश, जिसकी कोई लॉजिकल रीजन नहीं है जिसको मानने की। अगर आप एक बात को एम्पिरिकली प्रूव नहीं कर सकते तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू फिक्शन मेरी नजर में, ठीक है। और मोस्टली आज अभी फिलॉसफी को मॉडिफाई करने का वक्त आ गया, मगर फिलोसफर्स इतने डिटैच हैं साइंस से कि उन बेचारों को कुछ समझ नहीं आती। प्रॉब्लम अभी फिलोसफर्स के साथ भी यही चल रहा है। फिलॉसफी मींस नथिंग नाउ, ठीक है। हाँ लॉजिक है, पर लॉजिक जो है वो फिलॉसफी की देन नहीं है। फिलोसफर्स जो है सिर्फ उसके अंदर भोंगियां मारने के लिए मौजूद होते हैं, बस यही है, इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, एक दो बातें मैं जरा क्लियर कर दूं। जो उन्होंने बात की ना पी और नॉट पी की, प्रोपोजिशन और उसकी नेगेशन की, भाई बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि either the being can be contingent or not contingent, non-contingent, उसकी जो probability है not contingent की, इसको आप probability distribution ले सकते हैं कि एक की probability 1 है हमारे डेटा के मुताबिक और दूसरे की probability 0 है, ठीक है। हम वो imagine कर सकते हैं state और being के जी एक नॉन कंटिंजेंट बीइंग हो सकती है, लेकिन जो हमें डेटा सजेस्ट कर रहा है, हमारे पास अगेन 0 सैंपल पॉइंट्स हैं ऑफ ऑब्जर्विंग अ नॉन कंटिंजेंट बीइंग, तो हम वो कह ही नहीं सकते। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, वो बड़ा क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे थे, मैं चाह रहा था कि हमारी डिस्कशन क्लासिकल लॉजिक तक रहे, अदरवाइज जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो सुपरपोजिशन और मिक्स स्टेट के ऊपर है, जो कि हम तभी तो हमें समझ नहीं आती। लेकिन यही तो अभी साबित हुआ है कि जो आइंस्टाइन अपनी जिंदगी के 20-25 साल ये कोशिश करता रहा क्वांटम मैकेनिक्स की वो वाली इंटरप्रिटेशन जो उसके ईपीआर पैराडॉक्स के पेपर के अंदर थी कि भाई कोई हिडन वेरिएबल होगा, असल में चीज नीचे से डिटर्मिनिस्टिक है, ऊपर हमें लग रहा है, वही तो गलत साबित हुआ है। और ये कोई आज का इनको नोबेल प्राइज आज मिला है, वरना काम तो उन्होंने 1980s में किया हुआ था इन तीनों नोबेल प्राइज विनर्स ने, क्वांटम एंटेंगलमेंट वालों ने। उस पर हम अलग से बात कर लेंगे, मगर क्वांटम मैकेनिक्स की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स, मिक्स स्टेट्स, जो कि आपकी ये जो क्लासिकल लॉजिक जो है उसको तोड़ मरोड़ के रखती है, उसको तहस नहस कर जाती है। हमें अजीब लगता है, हमारी इंट्यूशंस के बियॉन्ड है, बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू सरेंडर टू द एम्पिरिकल डेटा। और वहां पे क्लासिकल लॉजिक जरा भी अप्लाई नहीं करती। वहां पे सोक्रेट्स कैन बी इक्वल टू प्लेटो वहां पे। और क्वांटम फ्लक्चुएशंस कब की बेसिक कंटिंजेंसी और कॉजेलिटी को चीख के चैलेंज कर रही है क्वांटम फ्लक्चुएशंस, क्योंकि वो हो ही नहीं रही। दूसरी बात है, जब बात प्रोबेबिलिटीज में आ जाती है, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में होती है हमेशा, तो बात बिल्कुल ही, मतलब यही तो बात थी कि आइंस्टाइन का दिमाग जो है वो इधर आके मानने को तैयार नहीं हो रहा था। मगर जाहिर बात है श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग और उन सब लोगों ने ये बातें ऑब्जर्व करके देखी थी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आपकी लॉजिक यहाँ पे चलेगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।